जय श्री राम। ज्योतिष का सूत्र है कि कुंडली का कारक ग्रह यदि बली अवस्था में हो तो वो अच्छे परिणाम देता है, परंतु हर बार ऐसा हम देख नहीं पाते। हम अक्सर देखते हैं कि कुंडली का कारक ग्रह बली अवस्था में होने के बावजूद हमें उस ग्रह से वो परिणाम नहीं मिल पाते जिसकी अपेक्षा हमें उससे होती है। अब हमारी अपेक्षा भंग होने के कारण क्या है, हम उन्हें समझने का प्रयास करेंगे आज इस वीडियो में। देखिए, कोई भी ग्रह अपने नेचुरल सिग्निफिकेंस के कभी भी जो है जो के तू परिणाम नहीं दे पाता, क्योंकि उस ग्रह के ऊपर अन्य ग्रहों का प्रभाव हमेशा आता रहता है, क्योंकि सभी ग्रह आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। अब उस ग्रह पे पड़ने वाला प्रभाव किस प्रकार का है, उस प्रभाव को समझने के लिए हमें ग्रहों की आपस में केमिस्ट्री को समझना जरूरी है। तभी हमें यह अच्छी तरह से पता चल पाएगा कि ग्रह जिस अवस्था में है उसके ऊपर कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है और वो किस प्रकार का प्रभाव है और इसका आकलन हमें किस प्रकार से करना चाहिए। आज का ये वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर रहने वाला है और हम इस टॉपिक को काफी डिटेलिंग के साथ में समझने का प्रयास करेंगे कि ग्रह आखिर अपने पूर्ण फल क्यों नहीं दे पाता। परंतु इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं ज्योतिष से संबंधित नॉलेजेबल वीडियो लगातार अपलोड करते रहता हूं और आपका सब्सक्राइब करना प्रेरणा देता है अच्छा वीडियो बनाने के लिए, मेहनत करने के लिए। और यदि आप मुझसे ज्योतिष सीखना चाहे या फिर मुझसे कोई ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहे, कंसल्टेंसी लेना चाहे, तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सभी समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान बड़ी डिटेलिंग के साथ में और विश्वसनीयता के साथ में ही किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं आज के विषय की ओर और ये जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि कुंडली का कारक ग्रह बली अवस्था में होने के बावजूद अपने पूरे रिजल्ट क्यों नहीं दे पाता और हमारी अपेक्षाएं उस ग्रह से क्यों भंग हो जाती है। इस विषय को समझने से पहले हमें कुछ बातों को पहले अच्छी तरह समझना होगा कि ग्रह आखिर बलि कब होता है। मुख्य रूप से हम ग्रह की बल को नापने के लिए या उसका स्ट्रेंथ देखने के लिए स्थान बल को देखते हैं, राशि बल को देखते हैं और उस ग्रह के दिग्बल को देखते हैं। इन स्थितियों के अंदर कोई ग्रह अगर खरा उतरता है तो हम ये कहते हैं कि ये ग्रह बली अवस्था में है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्थान बल की। कोई भी ग्रह जो कुंडली का कारक ग्रह यदि केंद्र या त्रिकोण में बैठता है तो उसे हम अच्छा मानते हैं। त्रिकोण में बैठने वाले ग्रह नैसर्गिक रूप से लगन के मित्र होते हैं और
इन स्थानों में बैठने वाले ग्रह कुंडली के कारक ग्रह ही होते हैं। 1, 5, 9 ये जो ट्राइन बनता है, इन ट्राइन के अंदर जो भी ग्रह होते हैं वो हमेशा अच्छा ही परिणाम देते हैं, निर्विवाद रूप से। और जहां तक केंद्र की बात आई, कुंडली का कारक ग्रह यदि केंद्र में बैठा हो तो उस पर एक कंडीशन लागू होती है कि क्या वो लग्नेश का मित्र है या नहीं है। अगर वो लग्नेश का मित्र है तो उसे हम कारक ग्रह कहेंगे, और अगर लग्नेश का मित्र नहीं है तो उसे फिर अलग श्रेणी में रखेंगे। अब यदि कोई ग्रह लग्न केंद्र स्थान में बैठता है तो उसको हम सीधा सीधा स्ट्रेंथ से जोड़ते हैं, पावर से जोड़ते हैं, क्योंकि जो केंद्र स्थान होते हैं वो शक्ति के केंद्र होते हैं, उन्हें पावर हाउस कहा जाता है। यदि इन स्थानों में कोई ग्रह बैठता है और वो कुंडली का कारक ग्रह है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि उस ग्रह के कारकत्व से संबंधित कार्य क्षमता व्यक्ति के अंदर जबरदस्त होगी। उस ग्रह की ऊर्जा उस व्यक्ति के अंदर बेशुमार होगी। उसकी कार्यशैली ताकतवर परिणाम देने वाली होगी। उस व्यक्ति के अंदर स्टैमिना होगी, उस व्यक्ति के अंदर विल पावर अच्छी होगी। किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होती है वो उस व्यक्ति के अंदर पर्याप्त मात्रा में पाई जाएगी, पर्टिकुलरली उस ग्रह की एनर्जी से रिलेटेड कार्यों के अंदर। और जहां तक त्रिकोण की बात है, त्रिकोण स्थान को सबसे सत प्रवृत्ति के स्थान हम कह सकते हैं, और इन स्थानों के अंदर कोई कारक ग्रह बैठता है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति को अपने जीवन में अवसर मिलेंगे। और इसको हम भाग्य से भी जोड़ के देख सकते हैं कि व्यक्ति का भाग्य साथ देगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा। और जब हम किसी कारक ग्रह के बल की बात करते हैं तो हम केंद्र और त्रिकोण से ही ग्रह को जोड़कर देखते हैं। अब हम बाकी स्थानों की बात कर लेते हैं। यदि कोई ग्रह धन से संबंधित स्थानों में बैठता है 2 और 11, तो इनको हम फाइनेंस के लिहाज से या फाइनेंशियल ग्रोथ के हिसाब से हम अच्छा मान के चल सकते हैं। बाकी इनके कुछ प्लस माइनस है, वो एक अलग विषय बन जाता है। और कुंडली के 3, 6, 10 और 11 ये जो 4 स्थान होते हैं इन्हें उपचय हाउस करवा कह सकते हैं हम। और इन ग्रहों, इन भावों में बैठने वाले ग्रह व्यक्ति को जो है हार्ड वर्किंग करवाते हैं, मेहनत करके ही कुछ मिलता है, संघर्ष करके ही कुछ मिलता है। और इन स्थानों में जो है शुभ ग्रहों की बजाय अगर पाप ग्रह हो तो उनके ज्यादा अच्छे नतीजे देखने को मिलते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं 3, 6, 8, 12 जिन्हें त्रिक स्थान कहा जाता है। यदि कुंडली का कोई भी कारक है यदि 6, 8, 12 में बैठता है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उस ग्रह का संबंध नेगेटिविटी से कनेक्ट हो जाता है। 6, 8, 12 को कुंडली के सबसे नेगेटिव हाउस हम कहते हैं। और इन नेगेटिव हाउस के अंदर कोई कारक ग्रह बैठता है तो इसका मतलब सीधा है कि उस ग्रह की जो ताकत है या जो क्षमता है उस क्षमता का अधिकांश उपयोग उस स्थान के अंदर जो नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी से निपटने में ही लग जाएगा।
जब ज्यादातर एनर्जी नेगेटिविटी के अंदर निपटने में लग जाएगी तो फिर व्यक्ति ग्रोथ के लिए एनर्जी कहाँ से लाएगा, ये एक प्रश्न चिन्ह रहता है। इसलिए 6, 8, 12 में जो ग्रह बैठते हैं तो इन स्थानों की जो नेगेटिविटी है उससे जूझने में ही व्यक्ति की एनर्जी का लॉस होता है। तो कारक ग्रह 6, 8, 12 में बैठता है तो नेगेटिव माना जाता है, और 3, 6, 10, 11 इन 4 उपज हाउसों के अंदर किसी ग्रह को हम देखते हैं तो उस कारक ग्रह का यहाँ बैठने का मतलब ये निकलता है कि ये ग्रह काफी मेहनत करने के बाद में ही रिजल्ट देने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी ग्रह की स्थान बल का आकलन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राशि बल की। जहां तक राशि बल का मतलब होता है कि ग्रह जिस राशि के अंदर बैठता है तो राशि के अंदर बैठने का मतलब है कि वहां का वातावरण कैसा है, जिस वातावरण के अंदर ग्रह बैठा है वहां कितना कंफर्टेबल है, वहां को वहां उस जगह पे ग्रह के बैठने से वहां उसको कितना सपोर्ट मिल रहा है, कितना समर्थन मिल रहा है, वहां ग्रह कितना कंफर्टेबल है। राशि बल का सीधा सीधा यही मतलब होता है। और अगर हम इसको अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांट के देखें तो अपनी स्वयं राशि के अंदर कोई ग्रह यदि बैठता है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि ग्रह को कार्य करने के लिए अनुकूल वातावरण मिलेगा, उसे किसी प्रकार का बंधन या रोक टोक नहीं रहने वाली है। वो खुले वातावरण में अपनी आजादी के साथ में, फ्रीडम के साथ में कार्य कर सकता है। ऐसा हम स्वयं राशि या मूल त्रिकोण राशि पर ग्रह को बैठने से हम कह सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने घर के अंदर बैठकर कोई काम करते हैं तो ना तो आपको कोई कहने वाला होता है, ना ही आपको कोई बंधन डालने वाला या रोकने वाला होता है। तो आप अपने कार्य को तन्मय होकर निर्भर निर्भयता पूर्वक और अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं। जब बंधन कम होते हैं, स्वतंत्रता ज्यादा होती है तो रिजल्ट भी ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। इसलिए स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि में ग्रह का बैठना अच्छा माना जाता है, वहाँ ग्रह को बल मिलता है। यही बात हम मित्र ग्रह के बारे में कर सकते हैं। मित्र ग्रह की राशि में भी अगर कोई ग्रह बैठता है तो वहां पर भी अनुकूल वातावरण ही मिलता है, वहां भी थोड़ी फ्रीडम मिलती है। तो मित्र राशि के अंदर भी ग्रह का बैठना उतना बुरा नहीं माना जाता, अच्छा ही माना जाता है। और अब हम अगर इसके विपरीत बात करें तो शत्रु राशि में यदि कोई ग्रह जाता है तो जाहिर सी बात है आप किसी शत्रु के घर में जाएंगे और आपको कोई काम वहां करना हो या वहां से कोई काम निकालना हो तो आपको दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपको कितना सपोर्ट करेगा, वहाँ कितना अच्छा आपको अच्छा एटमॉस्फेयर अवेलेबल कराएगा, इसके बारे में थोड़ा संदेह ही रहता है। तो ग्रह भी इसी तरह से काम करते हैं। इसी एनिमी साइन के अंदर कोई ग्रह अगर बैठ जाता है तो वहाँ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, वहाँ विपरीत परिस्थितियों के अंदर काम करना पड़ता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप साइकिल से जा रहे हैं और किसी ऊंची चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं और तेज हवा का प्रभाव हो तो जाहिर सी बात आपको कहीं ज्यादा एफर्ट लगाने होंगे। एक तो आपको ऊंचाई पे जा रहे हैं और दूसरा विपरीत दिशाओं के अंदर हवा भी चल रही है तेज गति से, तो आपको काफी एनर्जी और क्षमता वहां लगानी होगी, तभी आप जो है उस सफर को पार कर सकते हैं। जो आसान सफर हो सकता था वही आपके लिए मुश्किल बन जाता है। ठीक यही बात जो है शत्रु राशि के अंदर ग्रह के बैठने से हम कह सकते हैं। और अब इसके बाद बात करते हैं ग्रह की उच्च उच्च राशि में बैठने की। कोई ग्रह यदि उच्च का होता है,
एग्जॉल्टेशन में आता है, तो एग्जॉल्टेशन में आने का मतलब ये है कि उस उच्च राशि में बैठने के कारण व्यक्ति हमेशा जो है ऊंचे दर्जे की सोच रखेगा, ऊंचे दर्जे के काम करेगा, ऊंचे दर्जे के लोगों से व्यवहार रखेगा और उसकी सोच बड़ी रहेगी, उसकी जो है पसंद नापसंद भी बड़ी रहेगी। यानी कि जो उसको सोचने का तरीका है ना, थोड़ा ब्रॉड लेवल का होगा। तो जब सोच ऊंचे दर्जे की रहेगी, कार्य करने का तरीका ऊंचे दर्जे का रहेगा, तो निश्चित रूप से परिणाम भी ऊंचे दर्जे के ही मिलेंगे। और अगर इसमें दर्जे की बात करें तो ग्रह के जो कारकत्व है, उस कारकत्व के हिसाब से व्यक्ति जो है ऊंचे दर्जे के काम करता है, ऊंचे दर्जे की सोच रखता है। और जिस ग्रह की राशि में ग्रह उच्च का होता है, उस ग्रह का भी इन्फ्लुएंस वहां देखने को मिलता है। जैसे कि शुक्र जो है गुरु की राशि में उच्च का होता है, तो यहाँ पर गुरु के जो सिग्निफिकेशन होते हैं वो भी यहाँ पर कुछ हद तक यहाँ देखने को मिलते हैं। गुरु प्लस शुक्र, ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो यहाँ इस उच्च राशि के अंदर होने से हमें देखने को मिलती है। तो ये तो हुआ। इसके बाद जो है हम अगर डेबिलिटेशन की बात करें, नीचत्व की, तो अगर कोई ग्रह नीच का होता है या डेबिटेशन में आता है, तो आप जो उच्च राशि में होने के परिणाम आप देखते हैं उसका उल्टा करके देख लीजिए। व्यक्ति की सोच नीचे दर्जे की रहेगी, कार्य करने का तरीका जो है निम्न स्तर का रहेगा और व्यक्ति की पसंद नापसंद भी जो है वो निम्न स्तर की रहेंगी। तो व्यक्ति को रिजल्ट भी जो है उसी प्रकार से देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्रह का राशि बल हम देख सकते हैं। राशि बल ग्रह का किसी राशि में बैठने से क्या मतलब होता है, इसको हम समझ सकते हैं। अब बात आती है दिग्बल की। दिग्बल का मतलब होता है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, यानी कि कौन सी दिशा के अंदर ग्रह अपने आप को ज्यादा बली समझता है, शक्तिशाली समझता है। तो ग्रहों की अलग अलग दिशाएं हैं जिनके अंदर ग्रह को ये दिग्बल या फिर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जो है मिलती है। तो अगर हम बुध और बृहस्पति की बात करें तो ये लग्न के अंदर दिग्बली पाए जाते हैं। और वीनस या फिर जो है मून, चंद्रमा और शुक्र चौथे घर में दिग्बली होते हैं और शनि सातवें घर में दिग्बली माना जाता है। और मंगल और सूर्य ये कुंडली के 10वें घर में जाकर दिग्बली होते हैं। अब दिग्बली होने का मतलब जो है ये होता है कि उस ग्रह की जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उन सिग्निफिकेंस से संबंधित जो है गुणवत्ता उस व्यक्ति में जो है ज्यादा होंगी। और इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि वहां पर जिस जगह पे ग्रह बैठा है, उस ग्रह के कारकत्व से संबंधित फल जो है ज्यादा अच्छी तरह से मिलेंगे। जैसे मान लिया जाए कि हम मंगल की बात करते हैं, मंगल 10वें घर में दिग्बली होता है। तो 10वें घर से हम कर्म को देखते हैं, अपने करियर को देखते हैं। तो व्यक्ति जो भी कर्म करेगा, उस कर्मों के अंदर वो मंगल वाले जो कारकत्व है ना, वो एकदम उभर कर सामने आएंगी। उनकी जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है मंगल के, वो यहाँ स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगे। व्यक्ति जो भी कार्य करेगा उसके अंदर वो मंगल वाले जो छाप है ना, वो देखने को मिलेंगी। और अगर हम शुक्र की बात करें या चंद्रमा की बात करें तो चौथे घर में दिग्बली होते हैं। तो वो जो घर के अंदर जो एक इम्प्रेशन होता है, रहने का तौर तरीका होता है, किस तरह से जो है मिलनसार प्रकृति होती है और घर में जो खुशनुमा माहौल रहता है, वो जो शांति प्रियता और वो जो घर के अंदर जो है आपकी इंटीरियर, आपकी जो है वो साज सजावट या फिर जो है जो भी जो है आपकी घर से संबंधित जो भी चीजें हैं, वो यहाँ पर आपको जो है अच्छी तरह से देखने को मिलेगी। उससे संबंधित रिजल्ट आपको अच्छी तरह से मिलेंगे। और जो भी उसका व्यवहार रहेगा घर के अंदर, वो आप में उसके अंदर चंद्रमा और वो शुक्र वाले जो सिग्निफिकेंस है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप ग्रहों की सिग्निफिकेंस के आधार पर दिग्बल का आकलन कर सकते हैं। जैसे कि आप बुध और बृहस्पति ये लगन के अंदर दिग्बली होते हैं, तो व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार का होगा
ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो जो दिग्बल बृहस्पति और बुध अगर दिग्बली होते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा कि उसका व्यक्तित्व जो होगा उस पर इन दो ग्रहों का प्रभाव निश्चित रूप से रहने वाला है। तो इस प्रकार से आप दिग्बल को समझ सकते हैं। और दिग्बल का मतलब ये नहीं है कि बृहस्पति और बुध जो है लगन में बैठे हैं तो ही दिग्बली माने जाएंगे। जैसे कि आप जो है 12वें घर के अंदर यदि ये ग्रह हो तो इसका मतलब है कि वो दिग्बल की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें भी जो है हम अच्छा ही मानेंगे। और वो समझो दिग्बल से निकल कर दूसरे घर के अंदर आ गए हो या तीसरे घर के अंदर आ गए हो तो भी हम ये कहेंगे कि वो दिग्बल से भी ज्यादा दूर नहीं गए, उनके अंदर जो है क्षमता बाकी है। तो इस प्रकार से भी हम ग्रहों को समझ सकते हैं, ग्रहों के दिग्बल को समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर ग्रहों के बल को अगर देखें या समझें तो फिर मुख्य रूप से हम इसी आधार पर समझ सकते हैं कि ग्रहों का स्थान बल कैसा है, दिग्बल कैसा है या फिर राशि बल कैसा है। कोई भी कारक ग्रह यदि इन स्थानों में बैठता है या इन राशियों में अपनी उच्च राशियों में या मित्र राशियों में बैठता है या फिर दिग्बल को प्राप्त करता है तो हम सीधे तौर पर यही कहते हैं कि ये ग्रह अच्छी स्थिति में है। और जब ग्रह अच्छी स्थिति में है तो इसके रिजल्ट भी अच्छे मिलना चाहिए। अब बात करते हैं हम कारक ग्रह की। कारक ग्रह वास्तव में क्या होता है इसे समझ लेना बेहद जरूरी है। कारक ग्रह यानी कि 1 5 9 1 5 9 के अंदर कोई ग्रह बैठता है या फिर जो है केंद्र के अंदर कोई ग्रह बैठता है। कुल मिलाकर केंद्र या त्रिकोण के अंदर कोई भी ग्रह बैठता है जो लग्नेश का मित्र है तो उसे हम कारक ग्रह कहते हैं। और जो 6 8 12 में कोई ग्रह बैठता है तो उसे हम अकारक ग्रह मानते हैं। जो कारक ग्रह होते हैं वो कुंडली के लिए सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। परिणाम देने के अंदर सबसे ज्यादा महत्व इन्हीं ग्रहों का होता है। और जो अकारक ग्रह होते हैं इन्हें हम नेगेटिव मानते हैं और ये कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति की ऊर्जा का लॉस करते हैं। तो हमारा जो है आज का विषय क्या था कि कुंडली के कारक ग्रह यदि बली अवस्था में हो तो वो अपने अच्छे परिणाम देते हैं। परंतु अक्सर ये देखा जाता है कि इस प्रकार के कारक ग्रह बली अवस्था में होने के बावजूद हमें वो परिणाम नहीं दे पाते जिसकी अपेक्षा हमें इन ग्रहों से होती है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अक्सर इन ग्रहों को देखकर हमारी अपेक्षा भंग हो जाती है कि ये कारक ग्रह इतनी अवस्था में होने के बावजूद हमें वो अनुभव क्यों नहीं करा सके जिसका हमें काफी लंबे समय से इंतजार था या हमें इनसे बहुत अपेक्षाएं थी और ये ग्रह अपनी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर सके। तो इन कारणों को हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण अगर हम कारण ढूंढे तो हमारे सामने निकल कर आता है कि ग्रह अलग अलग परिस्थितियों के अंदर अलग अलग ग्रहों के प्रभाव के अंदर आते रहते हैं, अलग अलग प्रकार के ग्रह योग बनते रहते हैं। तो जो कारक ग्रह है वो यदि किसी ऐसे ग्रह के प्रभाव में आ गया है जो कि नेगेटिव है, अपना नेगेटिव इन्फ्लुएंस छोड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस ग्रह की नकारात्मकता के कारण उस कारक ग्रह की जो क्षमता है उसके अंदर निश्चित तौर पर कमी आएगी। कोई भी व्यक्ति हो यदि अपनी एनर्जी का कहीं ना कहीं नकारात्मक कार्यों के अंदर लॉस करता है तो उसकी सफलता या असफलता के अंदर एक बड़ा फर्क देखा जाता है। आप उस व्यक्ति को जितनी अचीवमेंट करनी चाहिए वो कर नहीं पाता है। ठीक यही बात जो है ग्रहों पे लागू होती है। जाहिर सी बात है कि कारक ग्रह यदि बली अवस्था में है तो उसमें निश्चित रूप से ताकत है, उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु उसकी ताकत का जो लॉस हो रहा है हमें उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हमने इसको नजरअंदाज किया तो हमारे परिणामों में बहुत बड़ा फेरबदल आ जाता है। अब हम इसी बात को उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं।
यहाँ पर कुंडली का लग्नेश शनि बनता है इस मकर लग्न की कुंडली में। और शनि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ केंद्र स्थान में बैठा हुआ है। तो अगर स्थान बल की बात करें तो लग्नेश होकर शनि केंद्र में बैठा है, इसका मतलब ये शनि काफी ऊर्जावान है, क्षमतावान है और कार्य क्षेत्र के अंदर इस शनि से हम अच्छे परिणाम की अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि इस शनि को स्थान बल के साथ साथ में राशि बल भी मिला हुआ है, अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है। और ये शनि दिग्बल से भी काफी दूर नहीं गया है अब तक, तो यहाँ इसको दिग्बल भी ठीक ठाक मिला हुआ है। तो इसलिए से शनि को हम यहाँ अच्छा कह सकते हैं कि कारक ग्रह यहाँ अच्छी स्थिति के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। परंतु अगर इस शनि के साथ में यहाँ ये सूर्य आ जाए तो आप क्या कहेंगे? जैसा कि हमें पता है कि ये सूर्य कुंडली का एक अकारक ग्रह है और कुंडली के सबसे नेगेटिव हाउस यानी 8वें घर का अधिपति है। तो एक कारक ग्रह के साथ में जब 8वें घर का अधिपति बैठता है तो यहाँ ऑब्स्टेकल्स लेके आएगा। अगर हम इसको शब्दों के अंदर कहना चाहे तो हम इस प्रकार से कहेंगे कि यहाँ पर लग्नेश शनि तमाम प्रकार की योग्यताएं होने के बावजूद अपने कार्यों को एग्जीक्यूट करने में काफी दिक्कतें महसूस करेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य ऑब्स्टेकल्स लेकर आया है इस शनि के लिए। क्योंकि एक तो ये 8वें घर का अधिपति है जो कि तमाम प्रकार की जो है परेशानियों को या फिर ऑब्स्टेकल्स को दर्शाता है, और साथ ही साथ ये सूर्य शनि का मित्र भी नहीं है, कट्टर शत्रु है। तो इस लिहाज से भी जो है यहाँ पर सूर्य का बैठना काफी नकारात्मक कहा जाएगा। तो हमने देखा कि एक कारक ग्रह जो काफी अच्छी स्थिति में होने के बावजूद भी हमें वो परिणाम नहीं दे पाएगा जिसकी अपेक्षाएं हम इससे कर सकते हैं। ये अपनी क्षमता से कम परिणाम देगा और योग्यता होने के बावजूद अपनी कार्य क्षमता को ठीक तरह से जो है लोगों के सामने प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। यहाँ सैटर्न और सन इन दोनों के बीच में एक कंजंक्शन हमें दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर ये डिग्री वाइज कंजंक्शन हो, यानी कि 5 डिग्री के अंदर अंदर का ये युति हो, तो इस युति का प्रभाव और भी ज्यादा तीव्र हो जाएगा और इसके काफी नेगेटिव परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये शनि है, यहाँ पर ये 10 डिग्री का है, और मान लीजिए कि जो सूर्य है ये यहाँ पर 12 डिग्री का है। तो यहाँ पर दोनों ग्रहों के बीच में क्लोज कंजंक्शन होने के कारण इस योग की तीव्रता और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और यहाँ सूर्य का प्रभाव इस शनि के ऊपर और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि डिग्री वाइज जब कंजंक्शन होता है तो उसके प्रभाव भी हमें काफी प्रभावशाली देखने को मिलते हैं। और हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि इस सूर्य ने इस शनि को अस्त कर दिया है, शनि को अस्त कर दिया है यानी कि लग्नेश को अस्त कर दिया है। और लग्नेश अस्त होने का मतलब है कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व, इस व्यक्ति की आइडेंटिटी यहाँ पर काफी कमजोर दिखाई देने वाली है। जिस शनि को हम पहले एक प्रभावशाली ग्रह मानकर चल रहे थे, वही शनि अब यहाँ अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है।
और अपने जो है व्यक्तित्व के ऊपर जो है इसका असर भी स्पष्ट देखने को मिलेगा। ये शनि यहाँ पर लगन के साथ साथ दूसरे घर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दूसरे घर से हम यहाँ फाइनेंस को देखते हैं और फैमिली को देखते हैं, तो इन सेक्टरों के अंदर भी यहाँ काफी कमजोर परिणाम इस शनि के द्वारा हमें देखने को मिलेंगे। ये तो हुई युति की बात। जिस तरह से हमने युति के परिणामों को देखा, ठीक उसी तरह से हम यहाँ दृष्टि को भी देख सकते हैं। मान लीजिए कि ये सूर्य यहाँ पर 10वें में नहीं बैठकर चौथे घर में अगर बैठ जाता है, तो यहाँ सूर्य की दृष्टि इस शनि के ऊपर आती है और दृष्टि का भी ठीक वैसे ही अर्थ निकाला जाता है जिस तरह से युति का निकाला जाता है, परंतु युति और दृष्टि के अंदर मुख्य जो फर्क होता है वो इस बात का है कि युति का प्रभाव व्यक्ति को जीवन भर कुछ न कुछ मात्रा के अंदर मिलता रहता है, भले ही उसकी दशा चालू हो या नहीं। परंतु जब दृष्टि की बात आती है तो दृष्टि का प्रभाव मुख्य रूप से जब दशाएं आती है तो दशाओं के दौरान ही ज्यादा देखने को मिलता है। ये एक फर्क हम कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि सूर्य की दृष्टि जब यहाँ शनि के ऊपर जा रही है और सूर्य यहाँ एक अकारक ग्रह है और अकारक ग्रह की दृष्टि जब कारक ग्रह के ऊपर जाती है तो कारक ग्रह यहाँ प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। यहाँ पर इसकी शनि की योग्यता के ऊपर ठीक वैसा ही असर पड़ेगा जैसा हमने युति के दौरान समझने का प्रयास किया, परंतु इसकी इंटेंसिटी जो है युति से थोड़ी कम होगी, परंतु यहाँ इसका प्रभाव निश्चित रूप से जो है देखा जाएगा नकारात्मक प्रभाव। अब यहाँ अगर वेस्टर्न एस्पेक्ट की भी बात करें तो सन यहाँ समझ लीजिए कि चौथे घर 7वें घर में अगर बैठता है तो 7वें घर से अगर हम यहाँ एस्पेक्ट की बात करें तो ये 90 डिग्री की एस्पेक्ट जाती है, जो कि एक शक्तिशाली वेस्टर्न एस्पेक्ट होती है जिसे हम 90 डिग्री की हिट भी कहते हैं। तो इस दशा के अंदर भी यहाँ शनि का प्रभावित होना निश्चित रूप से तय है। तो इस प्रकार की कंडीशन में कोई भी ग्रह जब किसी नकारात्मक ग्रह के प्रभाव में आता है तो उसकी एनर्जी का लॉस होता है और वो ठीक उस प्रकार से परिणाम नहीं दे पाता जिस तरह से हम उस ग्रह से अपेक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा कि कोई भी ग्रह यदि कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वो जब किसी अन्य ग्रह के संपर्क में आता है तो उसके प्रभाव को हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन दो ग्रहों की केमिस्ट्री को हमें समझना होता है और हमें उसी के अनुरूप अपने परिणाम बताने होते हैं। यहाँ पर हमने नेगेटिव ग्रह की बात की। अगर यहाँ मान लीजिए कि ये शनि के साथ में अगर यहाँ शुक्र आ जाए, ये मान लीजिए कि शनि है, इसकी जगह यहाँ पर शुक्र हो, ये मान लीजिए शनि की जगह सूर्य की जगह यहाँ शुक्र हो, तो शनि एक कुंडली का कारक ग्रह है और अच्छी स्थिति के अंदर है और बली अवस्था में है। और अगर हम इस कुंडली में शुक्र की बात करें तो शुक्र यहाँ पर केंद्र और यहाँ केंद्र और त्रिकोण का अधिपति है और केंद्र और त्रिकोण का अधिपति होने के कारण यहाँ शुक्र एक योग कारक ग्रह है और शुक्र अपनी ही राशि में बैठा है और शनि जो है अपने मित्र की राशि में बैठा है, जो इसकी उच्च राशि भी हम कहते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो शनि है ये यहाँ पर उम्मीद से भी कहीं ज्यादा अच्छे परिणाम देते हुए नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कारक ग्रह को दूसरे कारक ग्रह का सपोर्ट मिला है और
इस सपोर्ट के कारण ये शनि जो भी परफॉर्म करेगा कार्य क्षेत्र के अंदर, उसके कारण इस व्यक्ति की आइडेंटिटी बहुत जबरदस्त तरीके से बनेगी, इसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली बनेगा, इसका फाइनेंस यहाँ बहुत स्ट्रांग होगा और ये अपनी फैमिली के साथ भी जो है अच्छे रिलेशन बड़े प्रभावशाली ढंग से निभाएगा। तो यहाँ पर वीनस के आने से जो है एक बहुत बड़ा फर्क आ गया। यहाँ पर वीनस 5वें घर और 10वें घर को रिप्रेजेंट करता है, तो 5वें घर और 10वें घर से संबंधित पूरा सपोर्ट जो है यहाँ शनि को मिलेगा, ऐसा हम इस वीनस को देखकर कह सकते हैं। तो हमने देखा सूर्य के साथ युति बनाने से शनि की क्षमताओं में कितनी कमी आ गई और शुक्र के साथ में आने से इस शनि की क्षमताओं में कितनी वृद्धि हो गई। इसी प्रकार से हम जो ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं उनकी क्षमताओं का आकलन करके उनकी केमिस्ट्री को समझ के हमें परिणाम देने होते हैं, तभी हम किसी सही नतीजे पे पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी ग्रह, कुंडली का कारक ग्रह कितना ही शक्तिशाली क्यों नहीं हो, उसको हमें सोच समझकर सभी ग्रह स्थिति का आकलन करके ही परिणाम बताना होगा, जिससे कि हम सही नतीजे पहुंच सके। तो ये था एक विश्लेषण कारक ग्रह के ऊपर कि कारक ग्रह कब अपने अच्छे परिणाम दे पाता है और कब वही कारक ग्रह अपनी योग्यता के बावजूद चीजों को कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, अच्छे नतीजे नहीं दे पाता। तो इन दोनों ही कारणों को हमने समझा। उम्मीद करता हूं कि ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू।